Hello everyone, this is Govind Singh Negi and welcome to my channel Economics with Govind sir. So student, today we are going to start the new chapter of Indian economic development, that is New Economy Reforms 1991. ये अब हम चैप्टर पढ़ेंगे जो हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ 1991। हमें ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया कि जो हमारी इकोनॉमी ठीक चल रही थी और हमने अपनी इकोनॉमी को चेंज करना पड़ा। हमने जब 12th में अपनी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसे 3 फेज में बांटते हैं। फर्स्ट वन इज़ बिफोर 1947, फर्स्ट बांटते हैं हम उसे बिफोर 1947। इसे हम वो फेज़ बोलते हैं जब हम ब्रिटिशर के गुलाम के अंदर में थे। सेकेंड फेज इज़ बिटवीन 1950 टू 1990। हमारा इंडिया का इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 तक कैसा चल रहा था, क्योंकि अब हम इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो इंडिपेंडेंट होने के बाद हमने अपनी कौन सी पॉलिसी को फॉलो कर रखा है, दैट इज़ 1950 टू 1990। एंड मूव फॉर द थर्ड वन इज, ऐसा क्या हुआ कि हमने 1991 में अपनी इकोनॉमी को चेंज करना पड़ा और अपने देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना पड़ा। नई आर्थिक नीति, हमें क्या लाना पड़ा, नई आर्थिक नीति लाना पड़ा, आर्थिक नीतियां लाना पड़ा, जिससे ताकि हमारे देश की तरक्की हो सके। और आज तक यही वाली पॉलिसी वगैरह चल रही है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है, वाई डू वी नीड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वाई डू वी नीड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, हमें आर्थिक सुधार की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा था तो हमें सुधार की ज़रूरत क्यों पड़ी। देयर आर मल्टीपल कॉजेस फॉर रिक्वायरमेंट या नीड ऑफ अ इकोनॉमिक रिफॉर्म। हमें बहुत सारे पॉइंट हैं जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे करके। अब आपको पॉइंट टू पॉइंट इन चीज़ों को समझना है। तो हम फर्स्ट पॉइंट जिसको डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ एक्सपेंडिचर, दैट इज़ एक्सपेंडिचर वॉज मोर देन रेवेन्यू, was more than revenue, more than revenue। मतलब जो हमारे खर्चे थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खर्चे थे वो ज़्यादा हो गए थे एज़ कम्पेयर टू द रेवेन्यू। सरकार के पास जो पैसा है, पैसा कम आ रहा था और खर्चे ज़्यादा किया जा रहे थे, जिसकी वजह से भारत के पास बहुत ज़्यादा दिक्कतें हमें देखने को मिल गया था। क्योंकि सरकार ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, खर्चों को पूरा करने के लिए अलग अलग जगहों से फिर वो क्या लेंगे, पैसा वगैरह उठाएंगे, फिर उस पैसा को भी तो पूरा वापस देना पड़ता है। तो हमारे खर्चे ज़्यादा हो गए थे हमारे रेवेन्यू के हिसाब से। क्यों ज़्यादा हो गए, क्योंकि बीच में बहुत सारे गवर्नमेंट आए, अलग अलग गवर्नमेंट ने अपनी अपनी पॉलिसी निभाई। तो जो अलग पॉलिसी निभा रखी है तो उन्होंने अपने खर्चे के हिसाब से किया। जो नया गवर्नमेंट आया फिर उसने अपने नया खर्चा वगैरह कर दिया। तो ये एक ज़्यादा हमारे लिए दिक्कतें क्रिएट हो गई थी। तो हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर वॉज मोर देन रेवेन्यू। जो हमारा खर्चा था वो हमारे रेवेन्यू से कई ज़्यादा हो चुका था। सेकंड, क्या समस्या आ रखी थी, हाई इन्फ्लेशन प्रेशर, हाई इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशनरी प्रेशर, हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर। मतलब हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, चीज़ों के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। इन्फ्लेशन पहले कितना था, जो हमारा इन्फ्लेशन 6.7% था, अब वो बढ़कर, जो 6.7% था वो बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 16.7% हो गया था। और क्या हो रहा था, इसे कंटिन्यूसली राइजेस इन प्राइस, राइज इन प्राइस, चीज़ों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे थे। और ऐसा भी नहीं था कि दाम कम होने के लिए दिक्कतें हो रहा था। क्यों हो रहे थे, इन्फ्लेशन ज़्यादा क्यों हो रहा था, ड्यू टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई, ड्यू टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई, ड्यू टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई। हमारे जो मनी सप्लाई था वो ज़्यादा हो रहा था। अब मनी सप्लाई कहाँ से हुआ, सरकार अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक वगैरह से सबसे लोन ले रहे थे। जब सरकार के पास लोन आएगा तो पैसा ज़्यादा आ जाएगा, पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो सरकार खर्चा ज़्यादा करेगी।
खर्चा ज़्यादा करेगी तो लोगों के पास इनकम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उस हिसाब से हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं थे, सप्लाई नहीं था कि हम इसकी ज़रूरतों को पूरा कर पाए। तो सेकंड पॉइंट आप बोलोगे हाई इन्फ्लेशन प्रेशर, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हमारे देश के अंदर चल रहा था, जो 6.7 से बढ़कर 16.7 के आसपास पहुंच गया था। थर्ड आता है हमारा इम्पोर्ट वॉज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट वॉज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। किसी भी इकोनॉमी के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का असर बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर क्या हो गया, एक्सपोर्ट हम चीज़ों को कम बाहर देश भेज रहे हैं और दूसरा देश से चीज़ें ज़्यादा लेके आ रहे हैं। जब हम दूसरे देश से चीज़ें ज़्यादा लेके आएंगे तो हमको उनका पेमेंट भी तो करना पड़ेगा। जब पेमेंट करना पड़ेगा तो हमारे सामने दिक्कतें भी हो जाएगी, और इससे क्या हो रहा था, हमारे पास ट्रेड डेफिशिएट हो रहा था। क्या बन रहा था, ट्रेड डेफिशिएट। ये हमारे पास जो सिचुएशन बन जा रही थी दैट इज ए ट्रेड डेफिशिएट। ट्रेड डेफिशिएट का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो दीनदारी थी, जो उधार वगैरह था, वो ज़्यादा हो गया था एज़ कम्पेयर टू द हमारे वाले चीज़ों के हिसाब से। तो हमें इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे और एक्सपोर्ट कम कर रहे थे, जबकि बेस्ट होता है एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहिए। जब आप जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें हमारे पास अवेलेबल रहेगी, उतना ज़्यादा हमारे पास पैसे वगैरह रहेंगे। तो ये भी एक समस्या हमारे पास थी। अगला आता है लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेक्स के नाम से भी आपने ये काफ़ी चीज़ें सुन रखा होगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दूसरे देश का पैसा कितना बच रखा था। हमारे पास दूसरे देश का पैसा सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते तक के लिए बच रखे थे, सिर्फ 2 हफ्ते तक के हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बच के रखा था। इससे क्या हो रहा था, हमने बहुत सारा पैसा ले रखा था, उन पैसे की भरपाई करने के लिए भी दिक्कतें वगैरह आ जा रही थी। तो विदेशी पैसा सिर्फ कितना दिन तक के लिए बच रखा था, हमारे पास 15 दिन तक के लिए बच रखा था। तो इनकी भी भरपाई करना था। अगर हमारे पास विदेशी पैसा नहीं रहेगा तो हम ट्रेड कहाँ से करेंगे, दूसरा देश से हम ट्रेड वगैरह कहाँ से करेंगे। तो ये भी हमारे सामने दिक्कतें आ गई थी। अगला इन्हीं में से कुछ पॉइंट और जोड़ सकते हैं हम, राइज इन डेफिशिएट फाइनेंसिंग। अगला जोड़ सकते हैं राइज इन डेफिशिएट फाइनेंसिंग, डेफिशिएट फाइनेंसिंग। इसका मतलब ये हो गया 1980 तक या 1990 तक हमारी जो गवर्नमेंट थी वो ठीक ठाक चल रहे थे, कोई प्रेशर वगैरह नहीं थे। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या हुआ, कर्जा में फंस गए थे। गवर्नमेंट किस में हो गए थे, कर्जा में फंस गए थे। जो कर्जा में फंस गए थे तो वो कर्जा चुकाने के लिए क्या कर रहे थे, हमने बहुत सारा गोल्ड अपना रिजर्व करके रख दिया था। आईएमएफ के पास अपने गोल्ड रिजर्व कर रखा था, वर्ल्ड बैंक के पास अपने गोल्ड रिजर्व करके रख दिए थे, ताकि हम अपने कर्जा वगैरह को पूरा चुका सके। तो हम ट्रैप में करीब करीब 36.4% के आसपास जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर थे उसको उधार को पूरा करते 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 हमारे पास पैसे ही नहीं बच पा रहे थे। तो ये भी हमारे सामने एक दिक्कतें हो गई थी। जो हमारा फिस्कल डेफिशिएट है, जो डेफिशिएट फाइनेंसिंग था, वो 8.3% के आसपास पहुंच गया था। 8 पॉइंट, आप ये समझ सकते हैं कि हमें कर्जा कितना ज़्यादा ले लिया था। अगला हम इसमें पॉइंट को ऐड कर सकते हैं, दैट इज नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट, दैट इज नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट, नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या, दो हुआ, एक बैलेंस ऑफ ट्रेड हुआ और एक बैलेंस ऑफ पेमेंट हुआ। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब हुआ कि हमने सामान तो ले लिया, लेकिन सामान लेने के बाद हमने उसके पैसे भी तो वापस वगैरह देने हैं। अब इन पैसे को देने के लिए क्या करेंगे, हमने कर्जा वगैरह लेंगे। 1980 से लेकर 81 तक जो हमारे पास डेफिशिएट बीओपी जो हमारे पास बच रखा था वो था 2214 करोड़ रुपए का, इतना कर्जा था। मतलब हमने सामान ले रखा था और उनके इतना पैसा देना बच रखा था, जो कि सडनली 1991 आते आते ये हो गया 17,367 करोड़ का। तो आप ये देख लीजिए कितना भारी भरकम हमारे पास पैसों का कर्जा भी हो चुका था। सामान आ रहा है लेकिन उसके बदले हम पैसे नहीं थे। जब पैसे होंगे तभी तो हम सामान लेंगे, आगे भी जाके दिक्कतें आने लग गई थी। अगला जो वर्ल्ड लेवल पे क्या हो गया था, ग्लोबल क्राइसिस भी हो गए थे। ग्लोबल
क्राइसिस, मतलब दुनिया में भी बहुत सारी चीज़ें जब होती है तो उससे हमारे इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल जाता है। क्या हुआ 1990-91 के आसपास, 1990-91 के आसपास दो देश थे, गल्फ कंट्री थे, गल्फ कंट्री के बीच में क्या हो गया, वॉर हो गया, जो था इराक, इराक और कुवैत, इराक और कुवैत के बीच में क्या हो गया, वॉर हो गया। जब वॉर हुआ तो क्या हुआ, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाले देश हैं, ये ओपेक के देश हैं, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाले कंट्री हैं। तो जब इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गया तो पेट्रोल से रिलेटेड चीज़ें दुनिया में भी असर करेगा, न ट्रेड वगैरह होगा, और इंडिया भी मोस्टली चीज़ें इन देशों से लेता था। तो इन देशों से जब हमने तेल वगैरह लिया तो गल्फ कंट्री में इन्होंने रोक लगा दिया, और हमारे देश में भी क्या हो गया, महंगाई वगैरह बढ़ गई थी, ग्लोबल क्राइसिस हो गया था। ऑयल के प्राइसेस, इंडिया 90% जो तेल है वो विदेश से ही कंज्यूम वगैरह करता था। अब वो तेल में क्या हो गया, तेल के दाम महंगे हो गए और हम अपने उसको फुलफिल नहीं कर पाए, तो भी हमारे सामने दिक्कतें आ गई थी। तो आपने ये भी चीज़ का ध्यान रखना है। अगला, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ, पुअर परफॉर्मेंस, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब जो सरकारी कंपनियां वगैरह भी थी उनका परफॉर्मेंस भी दिन प्रतिदिन गिरते गया था। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी बोला जाए या पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की बात बोला जाए, चाहे फंडिंग वगैरह की बात किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी सरकारी कंपनियां वगैरह थी, जो इकोनॉमी को बूस्टअप कर रहे थे, जो हमारी इकोनॉमी को चला रहे थे, वो भी प्रॉपर ढंग से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे इकोनॉमी में दिक्कतें आने लग गई थी। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं हमें फंडिंग का बहुत बड़ा समस्या यहाँ पर आने लग गया था। तो इन चीज़ों से हमने बाहर निकलने के लिए इंडिया को वर्ल्ड बैंक से जब लोन लेने के लिए ज़रूरत पड़ा, इंडिया को वर्ल्ड बैंक से जब आईएमएफ से जब लोन लेने की ज़रूरत पड़ा, तो हमें क्या करना पड़ा, हमें डीवैल्यूएशन करना पड़ा, हमने डीवैल्यूएशन कर दिया। डीवैल्यूएशन का मतलब हो गया हमने अपनी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू को करीब करीब 22% डिक्रीज कर दिया था, 22% कम कर दिया। तो जब हम अपनी करेंसी की वैल्यू को कम करेंगे तो दूसरा जो इन्वेस्टर है वो इंडिया में आएगा, इंडिया में आते ही पैसा लगाएगा, तो उसको तो सस्ता दाम पे मिल रहा है, लेकिन हमारा पैसा का क्या हुआ, वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। हमें और क्या करना पड़ा इनसे लोन लेने के लिए, इंपोर्ट को टैरिफ फ्री रखना पड़ा। टैरिफ का मतलब क्या हुआ, टैक्सेस वगैरह था उनको अब कम करने की ज़रूरत वगैरह पड़ गई है। पहले हम बाहर देश से चीज़ें मंगाते थे, उन पर टैक्स लगाते थे, अब उसको कम कर दिया। पहले हम 130% का टैक्स लगाते थे, अब इसको रिड्यूस करके 30% तक, मतलब पहले कोई चीज़ बाहर देश से आता था तो 130% का टैक्स लगता था, अब वो 130% का टैक्स को रिड्यूस करके 30% करना पड़ा। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें इंपोर्ट करने में आसानी हो गया, हमें इंपोर्ट आसानी हो गया, लेकिन क्या हुआ, हम ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए दूसरा देश पर। अगला, इस लोन लेने के लिए हमें गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, अपने एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना। सरकार ने जो अंधाधुंध खर्चे कर रखे थे उनको भी रिड्यूस करने की बात यहाँ पर किया गया था। तो ये कुछ पॉइंट हैं कि हमने अपनी इकोनॉमी पे रिफॉर्म्स को लाना पड़ा। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो इसको आप लिखोगे तो एग्जाम में आपके बेटर से बेटर मार्क्स आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ये थियोरेटिकल पोर्शन में भी बनता है और प्रैक्टिकल और एज ए जर्नल साइंस के लिए भी बनता है कि आप इसका आंसर लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। थैंक यू।